नमस्कार। जस्टिस रंजन गोगोई, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नवंबर 2019 तक वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जब थे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद उनका कद चौथे नंबर का था। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड हो जाता है तब भी उसकी हैसियत इतनी बड़ी होती है कि कम से कम एक सांसद की हैसियत से देश में उसका कद बड़ा होता है। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस रंजन गोगोई ने राज्यसभा के पद के लिए, राज्यसभा के एक सांसद के पद के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने को स्वीकार क्यों कर लिया? देश भर में बवाल इस बात को लेकर के है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नैतिक नहीं है और इससे भारत की सुप्रीम अदालत की गरिमा, भारत की न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित होती है। सतही तौर पर यह बात बहुत हद तक सही लगता है कि यदि हमारे न्यायाधीश राजनीतिक दल से जुड़े हुए नजर आएंगे तो फिर उनके न्याय करने की उम्मीद पर, भरोसे पर कितना विश्वास किया जा सकेगा। जस्टिस रंजन गोगोई विवाद में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने राम मंदिर मामले पर ऐतिहासिक फैसला में 5 जजों की बेंच के हिस्सेदार थे। कमाल की बात देखिए कि जस्टिस रंजन गोगोई ने अकेला फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी मामले में अकेले फैसला दे भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2 जजों की बेंच होती है और वो भी बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें 2 जजों की बेंच होती है। ज्यादातर मामले में 3 और 5 जजों की बेंच होती है। जब मामले संवैधानिक हो जाते हैं तब 5 और 5 से ज्यादा होते हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को भी संवैधानिक बेंच कहा गया था, लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई और पूरी टीम ने कहा था कि संवैधानिक बेंच इसे ना माना जाए। 5 जजों की जो बेंच थी जिसने राम मंदिर पर फैसला सुनाया, जो ऐतिहासिक है, लंबे समय तक पड़ा हुआ था। इससे पहले जस्टिस दीपक मिश्रा इस मामले की सुनवाई करना चाहते थे, लेकिन एक साजिश के तहत उन्हें करने नहीं दिया गया। जब उन्हें यह करने नहीं दिया गया, उस साजिश में हिस्सेदार हो गए थे जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई का इतिहास भी जस्टिस दीपक मिश्रा के तरह ही कांग्रेसी परिवार से रहा। जस्टिस दीपक मिश्रा के बड़े भाई, जस्टिस दीपक मिश्रा के पिता के बड़े भाई रंगनाथ मिश्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। उनके पिता के छोटे भाई उड़ीसा में कांग्रेस के नेता रहे और जस्टिस दीपक मिश्रा का भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही था, वकील जब वो थे। उसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई की बारी आई तो रंजन गोगोई के बारे में भी यह कहा गया, रंजन गोगोई के पिता असम में कांग्रेस कोटे से चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो उनका बैकग्राउंड भी कांग्रेसी था। पूरी उम्मीद थी खैराती मीडिया गिरोह की कि रंजन गोगोई वही करेंगे जो मोदी नहीं चाहेंगे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसकी अगुवाई माना जाता है कि रंजन गोगोई ही कर रहे थे। जस्टिस चेलामेश्वर नंबर 2 के जज थे और उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनना था, रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था। सवाल कई उठ रहे थे कि आखिर अपने हाथ रंजन गोगोई ने क्यों जलाए, और उस समय में पूरी खैराती गिरोह और कांग्रेस पार्टी यह दलील देने लगी थी कि रंजन गोगोई ने मोदी से पंगा ले लिया है तो मोदी अब उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे। मीडिया में खबरें खूब चलने लगी थी, लेकिन हुआ यह कि रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने और राम मंदिर वाले मामले पर फैसला सुनाने का निर्णय उसी ढंग से ले लिया जिस तरह से जस्टिस दीपक मिश्रा ने लिया था। जब दीपक मिश्रा ने यह फैसला लिया उस समय कपिल सिब्बल जैसे वकील बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बनकर के आए और दीपक मिश्रा से आग्रह करने लगे कि मिलॉर्ड, यदि आप इस मामले पर फैसला चुनाव से पहले सुना देते हैं तो इससे मोदी सरकार को फायदा हो जाएगा चुनाव में, इसीलिए आप ये नहीं सुनाइए। उस समय के चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं कि इसका चुनाव से क्या असर पड़ेगा, न्याय की यह मांग है कि लंबे समय से परे राम मंदिर मामले पर अब फैसला हो जाना चाहिए। जब ये दीपक मिश्रा ने ठान लिया था, उन्होंने जजों की बेंच बनाई, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह का एक बेंच बनाया, लेकिन कपिल सिब्बल एंड टीम
पूरी तौर पर लग गई। रंजन गोगोई की छवि को खराब करने के लिए उन पे महाभियोग लाया जाने लगा और पूरी तरह से उस टाइम पास करके उन्हें रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचा दिया गया और वो इस मामले पर सुनवाई नहीं कर पाए। जब रंजन गोगोई उनके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल के मुताबिक उसी दिन यह तय हो जाता है जिस दिन कोई ज्वाइन करता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है नहीं, सिर्फ सरकार को इसी बात का अधिकार होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उसे स्वीकृति फॉर्मली लेना पड़ता है। रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए। क्योंकि कांग्रेस ये बात इसलिए कह रहे थे कि ऐसे अतीत में कई बार हुआ कि इंदिरा गांधी काल में भी कि 3-3 जजों को क्रॉस करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी जूनियर जज को बना दिया गया। इसीलिए उन्होंने चूंकि जैसा काम किया था वही उम्मीद कर रहे थे कि रंजन गोगोई के साथ मोदी वही काम करेंगे, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। अपनी बारी जब रंजन गोगोई की आई तो वो चीफ जस्टिस बने। लेकिन जब पंच परमेश्वर कोई हो जाता है उसके बाद की स्थिति अलग हो जाती है। राम मंदिर पर उन्होंने फैसला किया। 5 जजों की बेंच थी और सर्वसम्मति से राम मंदिर पर फैसला हुआ कि अयोध्या में ही राम मंदिर बनना चाहिए और वो जो जगह है वो राम मंदिर के लिए उपयुक्त है। उसके बाद से बवाली कवाली गिरोह पीछे पड़ गए जस्टिस रंजन गोगोई के। फिर उनके पास राफेल का मामला आया, उनके पास एनआरसी का मामला था और इन सब मामलों में एक तरह से रंजन गोगोई के खिलाफ, जब रंजन गोगोई ने कांग्रेस के पक्ष में फैसले नहीं दिए तो पूरी टीम उनके खिलाफ लग गई। कमाल की बात देखिए, यह बात एकदम से हजम नहीं होती, फिर भी यह जिरह का हिस्सा बना हुआ है कि जब रंजन गोगोई ने जिस राम मंदिर पर फैसला दिया वो 5 जजों की पीठ थी और उसमें जजमेंट भी उन्होंने नहीं लिखा था, फिर भी उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। जब वो रिटायर्ड हो गए उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उन्होंने विदाई समारोह तक में भाग नहीं लिया, लेकिन एकाएक जब राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत कर दिया राज्यसभा के लिए तो बवाल मच गया। द टेलीग्राफ जैसे अखबारों ने यह लिख दिया कि राष्ट्रपति कोविंद ने यह काम करके कोरोना वायरस जैसा काम किया है। सोचिए यदि यह काम किसी दूसरे ढंग के अखबार ने किया होता तो यह होता कि दलित राष्ट्रपति का भी अपमान किया जा रहा है, लेकिन यह भी हुआ। अब इस निष्कर्ष पे पहुंचते पहले हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि रंजन गोगोई क्यों। दरअसल हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, वो गोपनीयता की शपथ नहीं लेते, ये हमारा संविधान कहता है। तो क्या गोपनीयता की शपथ ना लेने के कारण जस्टिस गोगोई पूरी तरह से आजाद हैं कि न्यायपालिका में जो पाप सालों से होता रहा है उसे उजागर करेंगे? किस तरह से बारी से पहले प्रमोशन दिए जाते रहे, किस तरह से वकीलों के चैम्बर में जज बनाने की फैक्ट्री चलती रही, क्या रंजन गोगोई ये भी बताएंगे? रंजन गोगोई ने क्यों कहा कि हमें शपथ लेने दीजिए फिर हम बताएंगे? पूरा गिरोह नैतिक रूप से रंजन गोगोई पर हमलावर क्यों हो गया कि रंजन गोगोई को यह फैसला नहीं लेना चाहिए? क्या सरकार ने जब रंजन गोगोई को यह कहा होगा कि आप राष्ट्रपति आपको मनोनीत करना चाहते हैं, क्या आप मनोनयन कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या रंजन गोगोई ने कुछ नहीं सोचा होगा? क्या रंजन गोगोई का बौद्धिक स्तर इन मवालियों, कवालियों, बेईमानों से छोटा है जो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा प्रभावित हो सकती है? क्या इतनी समझ उन्हें नहीं है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने के बाद उन्हें इतना बड़ा कुछ मिल जाना है? राज्यसभा की एक छोटी सी सांसद की कुर्सी मिल जाने से? जो आदमी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्यायपालिका का सर्वोच्च व्यक्ति रहा है, क्या वो इतना कुछ पाने वाला है? क्या वो इनाम इतना बड़ा है? दरअसल ये चरित्र हनन रंजन गोगोई की नहीं, ये भारत की न्यायपालिका की है। ये दुश्मनी प्रधानमंत्री मोदी से लेने की है और इस नशे में उनसे नफरत करते करते ये किस हद तक जाते हैं ये दिखने का है। इसीलिए रंजन गोगोई से नफरत करते हैं। जिस रंजन गोगोई के लिए तालियां बजाते थे उनके लिए नफरत। तो मैं इस निष्कर्ष पे कि मेरे वाल पे भी आकर मुझसे लोग सवाल करते हैं कि मनीष आपने सुप्रीम कोर्ट इतने लंबे समय तक कवर किया, आप क्यों नहीं कहते एक बार कि रंजन गोगोई को यह फैसला नहीं करना चाहिए? मैं कौन होता हूं? क्या मेरी बौद्धिकता का पैमाना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई की बौद्धिकता का होगा?
क्या रंजन गोगोई में इतनी क्षमता नहीं, इतनी योग्यता नहीं? जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चीफ जस्टिस रहा, क्या उसे इस बात का नैतिक समझ नहीं? जो न्याय के सर्वोच्च पद पर रहा, क्या उसे न्याय करने नहीं आ रहा? ये तमाम चीज बताते हैं कि रंजन गोगोई ने भी कुछ ठाना होगा। और नरेंद्र मोदी, जिसका न आगे न पीछे, जो दूसरे नेताओं की तरह पुत्र मोह या पुत्री मोह में नहीं है कि अपनी विरासत किसी को थमा करके जाएगा। पूरी भारतीय राजनीति इसी पाप, इसी कुकर्म में अटकी रह गई है कि अपनी विरासत अपने बच्चों को सौंप के किस तरह से जाया जाए, अकूत संपत्ति कैसे कमा ली जाए ताकि अपने बच्चों को इतना आर्थिक और इतनी शक्तिशाली बना सके। वहां मोदी को इस बात की चिंता नहीं है। उसे इस बात की चिंता है कि सालों तक जो न्यायपालिका के साथ मजाक किया गया है, उसके तार यदि कोई पूर्व न्यायाधीश चीफ जस्टिस खोल दे तो ज्यादा अच्छा हो। संसद में वो जिरह शानदार हो सके तो ज्यादा अच्छा हो। खुलने दीजिए, बहुत कुछ खुलना है। नैतिक अनैतिक बाद में तय हो जाएगा। और इतना भरोसा तो किया जाना चाहिए कि कम से कम एक राज्यसभा को एक ऐसा सांसद मिलेगा जिसकी योग्यता, जिसकी क्षमता, जिसकी नैतिकता, जिसकी ईमानदारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोपनीयता की शपथ नहीं लेता। बहुत आभार आप सबका, बहुत धन्यवाद।